हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उपाय पर। क्या एक किताब आपकी सोच को बदल सकती है? और क्या एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत को मोड़ सकता है? आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा ज्ञान भी और समाधान भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का उपाय एक नए किताब के साथ। हेलो फ्रेंड्स, उपाय पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय द स्टीफन क्वे बुक के बारे में। रात के करीब 11 बजे थे। अर्णव अपनी बालकनी में बैठा था, हाथ में एक कप चाय और सामने टेबल पर रखी थी एक किताब, द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आज उसने दिन भर की टेंशन के बाद सोचा कि कुछ ऐसा पढ़ा जाए जो माइंडसेट चेंज करे। वह अपनी जिंदगी में कुछ फ्रस्ट्रेट फील कर रहा था। ऑफिस में हर कोई उससे आगे निकल रहा था, हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर रहा था और वह बस एक एवरेज एम्प्लॉय बनकर रह गया था। चीजें उसके कंट्रोल में नहीं लग रही थी और उसे लग रहा था कि जैसे उसकी लाइफ किसी और के हाथ में। उसने किताब खोली और पहला लेसन पढ़ना शुरू किया था। बी प्रोएक्टिव लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। वो उन चीजों पर फोकस करते रहते हैं जो उनके कंट्रोल में है, बजाय उन चीजों के जो उनके कंट्रोल में नहीं है। अर्णव को यह लाइन अजीब लगी। मतलब अगर मेरी कंपनी का बॉस मुझे प्रमोट नहीं कर रहा तो उसमें मेरी गलती कैसे? उसने खुद से ये सवाल किया, लेकिन फिर उसने आगे बढ़ा। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग सर्कमस्टेंसेस, प्रोएक्टिव लोग खुद के अंदर देखना शुरू करते हैं। वह खुद से पूछते हैं, व्हाट कैन आई डू टू चेंज माई सिचुएशन? देन द फोकस ऑन द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस रादर देन द सर्कल ऑफ कंसर्न। अर्णव ने कुछ सोचा। वह अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे को ब्लेम करता था, कभी बॉस, कभी कंपनी, कभी अपने लोग। लेकिन क्या सच में उसने कभी सोचा था कि वह खुद क्या कर सकता है? लेट्स टेस्ट दिस, उसने खुद से कहा। अगली सुबह वह यूजुअली रूटीन में ऑफिस पहुंचा। हर दिन की तरह आज भी बॉस की डांट पड़ी क्योंकि वह किसी डेडलाइन मिस कर चुका था। पहले की तरह वो माइंड में बॉस को कोस सकता था, अपने लक को ब्लेम कर सकता था। लेकिन आज उसने कुछ अलग किया। उसने खुद से पूछा, व्हाट कैन आई डू टू चेंज दिस? वो अपनी सीट पर बैठा और सोचने लगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी क्यों लो है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वह रिएक्टिव होकर जी रहा था। वो सिर्फ प्रॉब्लम को देखता था लेकिन सॉल्यूशन पर फोकस नहीं करता था। क्या मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव कर सकता हूँ? उसने खुद से सवाल किया। उसने अगले 1 घंटे में अपनी पूरी दिनचर्या एनालाइज की। उसे समझ आया कि वह अपना टाइम बहुत वेस्ट करता है। सोशल मीडिया, रैंडम गॉसिप, बिना मतलब की मीटिंग्स। ओके, तो सॉल्यूशन यही है कि मैं अपने टाइम को बेटर मैनेज करूं। उसने कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने का फैसला किया। पहला, उसने सुबह ऑफिस आते ही सबसे पहले इंपॉर्टेंट टास्क की लिस्ट बनाई। जो सबसे जरूरी था उसे पहले करने का रूल बनाया। दूसरा, उसने मीटिंग्स में कम बोलने और ज्यादा सुनने का तरीका अपनाया ताकि वह सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कशन में ही कंट्रीब्यूट कर सके। तीसरा, सोशल मीडिया और यूजलेस डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज किया। उसने अपने फोन में एक ऐप लगा ली जो उसे ट्रैक करने लगी कि वह कितना टाइम कहाँ बर्बाद कर रहा है। अब उसे कुछ डेज तक वेट करना था कि वह छोटे छोटे बदलाव उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट डालते हैं। 3 हफ्ते बाद अर्णव को एक चेंज फील हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही थी। बॉस की कंप्लेंट्स कम हो गई थी और सरप्राइजिंगली उसे बॉस ने एक दिन उसकी तारीफ भी कर दी। गुड वर्क अर्णव, यू आर इम्प्रूविंग। पहली बार उसे लगा कि वह अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकता है। वह अब चीजों के होने का इंतजार नहीं कर रहा था बल्कि एक्टिवली चेंज ला रहा था। उसी रात उसने फिर से किताब खोली और सोचा, अगर पहला हैबिट इतना इम्पैक्टफुल था तो बाकी हैबिट कैसे होंगे? अर्णव को पहली बार लगा कि उसकी लाइफ में कुछ कंट्रोल आ रहा है। बी प्रोएक्टिव अपनाने के बाद उसने चीजों को डिफरेंटली देखना शुरू किया था। अब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा था बल्कि कॉन्शियसली डिसीजन ले रहा था। लेकिन फिर भी उसे लगा रहा था कि कुछ मिसिंग है। उसने अपनी जॉब में कुछ इंप्रूवमेंट तो कर ली, लेकिन क्या यही इसका एंड गोल था? क्या उसे पूरी जिंदगी बस एफिशिएंसी इंप्रूव करने में लगानी थी? उसने अपनी कंपनी में बड़े बड़े मैनेजर्स को देखा। कई सालों की मेहनत के बाद भी वह स्ट्रेस और अनहैप्पी लगते थे। अगर यही उसकी अंतिम डेस्टिनेशन थी तो क्या वह सच में इस रास्ते पर जाना चाहता था? उस रात फिर से उसने किताब खोली। इस बार अगला लेसन था, बिगिन विद द एंड इन योर माइंड बिफोर यू टेक एनी एक्शंस and vision your ultimate goal. What do you truly want in your life? What legacy do you want to be leave behind? अर्णव कुछ कंफ्यूज हुआ। एंड गोल, लेगेसी, अभी तो मेरी जिंदगी सही से चल भी नहीं रही। मैं इतने बड़े सवालों के बारे में कैसे सोचूं? लेकिन फिर उसने सोचा, अगर आज से 20 साल बाद वो अपनी जिंदगी को
पीछे मुड़कर देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? उसने किताब में आगे पढ़ा, एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाए जो आपके उद्देश्य, मूल्य और लंबी अवधि की दृष्टि को परिभाषित करता है। मिशन स्टेटमेंट उसने खुद से कहा जैसे कंपनीज की होती है। फिर उसने सोचा क्यों ना अपनी लाइफ को भी एक कंपनी की तरह देखे। अगर कंपनीज को बिना विजन के नहीं चलाया जा सकता तो एक इंसान अपनी लाइफ बिना विजन के कैसे चला सकता है? किताब में एक एक्सरसाइज थी, अपने अंतिम संस्कार में आप क्या करेंगे? पीपल आर गैदर टू टॉक अबाउट योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट देम टू से अबाउट यू? यह पढ़ते ही अर्णव के रोंगटे खड़े हो गए। अगर आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाती तो लोग क्या कहते? वाकई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय, ऑलवेज मेट हिज डेडलाइंस। नहीं, उसे उससे कुछ बड़ा चाहिए था। अगर आपको भी हमारी समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। मैं चाहता हूँ कि लोग कहें कि अर्णव ने अपनी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल में नहीं, बल्कि उसने सच में कुछ क्रिएट किया, कुछ ऐसा जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ सिर्फ एक पे चेक के पीछे भागने की कहानी ना हो, बल्कि एक मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल कहानी हो। अब सवाल था, मुझे सच में क्या चाहिए? अर्णव ने सोचा वह क्या करना चाहता था। क्या वह हमेशा एक कॉर्पोरेट जॉब में रहना चाहता था या उसके अंदर कुछ और करने की इच्छा थी? उसने अपनी ओल्ड मेमोरीज को रिवाइंड किया। उसे लिखने का शौक था, बचपन में वह स्टोरी लिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में वह ड्रीम पीछे छूट गया। क्या मैं सच में अपनी राइटिंग को परस्यू कर सकता हूँ? पहले तो यह थॉट अनरियलिस्टिक लग रहा था, राइटिंग में पैसा कहाँ था। लेकिन फिर उसने किताब की एक और लाइन पढ़ी, अपने वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित अपने आप को सीमित ना करे, एंड विजन व्हाट यू ट्रूली वांट एंड देन अलाइन योर एक्शंस। उसने एक डिसीजन लिया, वह अपनी लाइफ को सिर्फ जॉब तक लिमिट नहीं करेगा, वो राइटिंग को सीरियस लेगा। उससे अपनी डायरी में लिखा, माई मिशन इज टू क्रिएट स्टोरीज दैट इंस्पायर पीपल। मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्ड से लोगों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आए। अब सवाल था, मैं अपनी डेली लाइफ को इस विजन के साथ कैसे अलाइन करूँ? अभी उसकी लाइफ का पूरा फोकस जॉब पर था। वह पूरा दिन ऑफिस में बिता रहा था, फिर घर आकर थक कर सो जाता। अगर उसे अपनी राइटिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना था तो उसे कुछ चेंजेस करने थे। वन टाइम ब्लॉक फॉर राइटिंग। उसने डिसाइड किया जो रोज सुबह 1 घंटा सिर्फ राइटिंग के लिए रखेगा, भले ही यह मुश्किल हो, लेकिन अगर वह सीरियस था तो उसे यह करना होगा। 2 वीकेंड राइटिंग प्रोजेक्ट। उसने सोचा कि हर वीकेंड एक शॉर्ट स्टोरी लिखेगा और उसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करेगा। 3 लर्न फ्रॉम द बेस्ट। उसने टॉप ऑथर्स की बुक्स और ब्लॉग्स पढ़ना शुरू किया ताकि वह अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव कर सके। अगले कुछ ही हफ्तों में उसने इस नई रूटीन को फॉलो करना शुरू किया। पहले तो मुश्किल लगी, लेकिन धीरे धीरे यह हैबिट बन गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, राइटिंग करने के बाद वह खुद को ज्यादा अलाइव फील करता था। जॉब अभी भी थी, लेकिन वह एक सिर्फ सर्वाइवल का हिस्सा नहीं थी। अब उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में कुछ और भी है जो उसे सच में एक्साइट करता है। एक दिन उसने अपनी शॉर्ट स्टोरी ऑनलाइन पब्लिश की। यह बस एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ ऐसा किया था। उस रात उसने फिर से अपनी डायरी खोली और लिखा, आज पहली बार लगा कि मैं सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन कर रहा हूँ। अर्णव की लाइफ अब पहले जैसे नहीं थी। उसे एक डायरेक्शन मिल गई थी, एक गोल, एक मिशन। राइटिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं रह गई, बल्कि उसकी आइडेंटिटी बनने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे वह एक नए पैशन में घुसता जा रहा था, वैसे वैसे एक नई प्रॉब्लम महसूस हो रही थी, टाइम। ऑफिस का वर्कलोड बढ़ता जा रहा था, डेडलाइंस टाइट हो रही थी। घर आते ही वह इतना एग्जॉस्ट हो जाता था कि राइटिंग के लिए एनर्जी ही नहीं बचती थी। वीकेंड्स पर भी वह अक्सर दोस्तों के साथ हैंगआउट या बाकी कामों में उलझ जाता और राइटिंग का काम कहीं गायब हो जाता था। उसे लगा कि वह फिर से उसी ओल्ड साइकिल में फंसने लगा। दिन जॉब के नाम और नाइट्स फ्रस्ट्रेशन के नाम। राइटिंग का एक्साइटमेंट था, लेकिन टाइम मैनेज करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। एक रात जब वह बालकनी में बैठा था, उसने किताब के अगले लेसन्स को खोला। पहले, प्रभावी व्यक्ति कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, इम्पोर्टेंस रादर देन अर्जेंसी। अर्णव को लगा कि यह लाइन उसके लिए भी लिखी गई थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी लाइफ में सच में इम्पोर्टेंट चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ या सिर्फ अर्जेंट चीजों के पीछे भाग रहा हूँ? यहीं पर उसे समझ आया कि उसकी प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं थी। प्रॉब्लम थी वह अपने टाइम को सही तरीके से एलोकेट नहीं कर रहा था। वह रिएक्टिव होकर हर दिन बस उन चीजों को कर रहा था जो अर्जेंट लगती थी।
बॉस का कोई नया काम, किसी दोस्त का अचानक का प्लान, सोशल मीडिया पर किसी का रैंडम मैसेज। लेकिन चीज सच में जो इम्पोर्टेंट थी, राइटिंग, वो हमेशा पीछे छूट जाती थी। रियल लाइफ का एक शेड्यूल बनाया। इस बार उसने काम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अर्जेंट टास्क वे थे जिन्हें तुरंत अटेंशन चाहिए थी, मीटिंग्स, डेडलाइंस, इमरजेंसी ईमेल्स। इम्पोर्टेंट टास्क वे थे उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जुड़े थे, राइटिंग, लर्निंग न्यू स्किल, फिटनेस और डीप वर्क। फिर उसने खुद से एक सिंपल सवाल पूछा, अगर मैं अपनी लाइफ को अपने वैल्यूज और गोल के हिसाब से डिजाइन करूं तो मेरा शेड्यूल कैसा दिखेगा। पहली चीज जो उसने की वह थी मॉर्निंग का पहला आवर सिर्फ राइटिंग के लिए रिजर्व करना। वह जानता था कि दिन भर की केस में राइटिंग पीछे छूट सकती है, लेकिन अगर उसने उसे सुबह सबसे पहले कर लिया तो वह कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसे रोक नहीं पाएगा। दूसरी चीज, उसने एक टेक्निक अपनाई, टाइम ब्लॉकिंग। अब हर चीज के लिए एक फिक्स टाइम था, ऑफिस के काम के लिए डेडिकेटेड टाइम, सोशल लाइफ के लिए अलग टाइम और राइटिंग के लिए अलग केबल टाइम ब्लॉक। तीसरी चीज, उसने नो कहना सीख लिया। पहले वह हर चीज के लिए अवेलेबल रहता था, किसी दोस्त ने अचानक बुला लिया, कोई रैंडम काम आ गया, सोशल मीडिया पर कुछ डिस्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसने सीख लिया कि हर चीज जरूरी नहीं होती। अगर कुछ चीज उसके मिशन के खिलाफ जा रहा था तो उसने उसे मना करना शुरू किया। पहले कुछ दिन मुश्किल लगे, दोस्तों को लगा कि वह अवॉइड कर रहा है, बॉस को लगा कि वह कम एक्सेसिबल हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी लाइफ ज्यादा कंट्रोल और पीसफुल हो गई है। अब उसके पास राइटिंग के लिए टाइम था, वह रोज कुछ कुछ लिखता था और वीकेंड्स पर लंबी राइटिंग सेशन रखता था। 1 महीने बाद उसने महसूस किया उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ गई है। वह रैंडम काम करने के बजाय प्रायोरिटी बेस्ड डिसीजन ले रहा था। एक दिन जब उसने अपनी दूसरी शॉर्ट स्टोरी पब्लिश की तो उसे एक ईमेल आया, अर्णव, आई रीड योर स्टोरी एंड इट वाज अमेजिंग, आई कुड रियली कनेक्ट विथ इट, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर। यह उसका पहला रीडर था जिसने उसे डायरेक्टली मैसेज किया था। पहली बार उसे लगा कि उसकी राइटिंग किसी को इम्पैक्ट कर रही है। उसने उस रात अपनी डायरी में लिखा, अब मैं सिर्फ बिजी नहीं हूँ, मैं सही चीजों में बिजी हूँ। अर्णव की लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अब वह सिर्फ रैंडम काम नहीं कर रहा था, बल्कि प्रायोरिटी और फोकस के साथ अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा था। उसका टाइम मैनेज इम्प्रूव हो गया और राइटिंग भी एक हैबिट बन चुकी थी। लेकिन एक चीज अभी भी उसे परेशान कर रही थी, उसके रिश्ते, चाहे वह ऑफिस में हो या पर्सनल लाइफ में। वह महसूस करने लगा था कि कई बार लोग उससे नाराज रहते थे। ऑफिस में कलीग्स को लगता था वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, क्योंकि अब वह हर काम में हाँ नहीं करता था। घर में पेरेंट्स को लगता था कि वह अपनी जॉब और राइटिंग में इतना बिजी हो गया कि उनके लिए समय ही नहीं निकालता। एक दिन अब उसने अपने दोस्त रोहित से मिलने के लिए टाइम निकाला तो रोहित ने मजाक में कह गया, भाई तू सक्सेस की सीढ़ी तो चढ़ रहा है, पर अकेले मत चढ़ जाना। अर्णव को यह बात दिल पर लग गई। क्या सच में वह अपनी ग्रोथ के चक्कर में बाकी लोगों से दूर होता जा रहा था? उसी रात जब उसने अपनी किताब खोली तो अगला लेसन था, थिंक विन विन टू सक्सेस, नॉट अबाउट विनिंग ओवर अदर्स बट अबाउट क्रिएटिंग सिचुएशंस वेयर एवरीवन विन्स। अर्णव को पहली बार एहसास हुआ कि उसने हमेशा सक्सेस को एक कॉम्पिटिशन की तरह देखा था। जैसे ऑफिस में प्रमोशन का मतलब था कोई और पीछे रह जाए, राइटिंग में आगे बढ़ने का मतलब था कि उसे बाकी चीजों को इग्नोर करना पड़े। लेकिन क्या सच में हर चीज जीरो सम गेम होती है? उसने अपनी लाइफ को एनालाइज किया। ऑफिस में उसने देखा कि कई बार वह खुद की अननेसेसरी कंपटीशन क्रिएट करता था। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो वो बस खुद को प्रूव करने में लग जाता, बिना यह सोचे कि पूरी टीम को साथ लेकर चलना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। घर में उसे एहसास हुआ कि वह अपने पेरेंट्स और दोस्तों को इग्नोर कर रहा था। उसे लगता था कि अगर वह उनके लिए टाइम निकालेगा तो उसके पर्सनल गोल सफर करेंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। What if success is not about me versus them, but me with them? अगले ही दिन उसने एक नया अप्रोच अपनाने की सोची। ऑफिस में जब एक नया प्रोजेक्ट असाइन हुआ तो उसने पहली बार अपनी टीम के साथ ओपन डिस्कशन की। पहले वह हर चीज अकेले करने की कोशिश करता था, लेकिन इस बार उसने कॉन्शियसली टीम मेंबर्स की स्ट्रेंथ को देखा और काम बांटना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि जब टीम एक साथ काम करती है तो रिजल्ट बेहतर आते हैं। न सिर्फ प्रोजेक्ट स्मूथली चला, बल्कि पहली बार उसके कलीग ने उसकी तारीफ की। वह एक अच्छे टीम प्लेयर की तरह एक्ट कर रहा है। अर्णव, इट्स ग्रेट टू वर्क विथ यू दिस वे। पहले हम सबको लगता था कि तुम सिर्फ खुद के लिए काम करते हो, बट दिस इज अ गुड चेंज, एक कलीग ने कहा। यह सुनकर अर्णव को खुशी हुई। घर पर भी उसने एक छोटा बदलाव किया। पहले जब उसके पेरेंट्स या दोस्त उसे टाइम देने को कहते
तो वह हमेशा एक एक्सक्यूज बना लेता। लेकिन अब उसने कॉन्शियसली उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। रात के खाने के बाद उसने अपने पापा के साथ बैठकर उनके पुराने कॉलेज के किस्से सुने और उसे पहली बार लगा कि उसने कितना कुछ मिस किया था। धीरे धीरे उसने अपना एक नया माइंडसेट डेवलप करना शुरू किया। अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मुझे दूसरों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। फिर एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला। उसकी राइटिंग अब धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही थी। एक छोटी पब्लिशिंग कंपनी ने उसकी कहानियों में इंटरेस्ट दिखाया और उसे ऑफर दिया। वह उनकी वेबसाइट के लिए रेगुलर कंटेंट लिख सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि उसे अपने ऑफिस के काम को भी बैलेंस करना होगा। पहले वाला अर्णव तुरंत शायद हाँ कर देता और फिर खुद को और बर्डन कर लेता, लेकिन अब उसने सोचा हाउ कैन दिस बी अ विन विन। उसने अपने बॉस से डिस्कस किया कि अगर उसे कुछ फ्लेक्सिबल शेड्यूल मिले तो वह ऑफिस के काम को और एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है। बदले में वह कंपनी के लिए इंटरनल ब्लॉग्स और क्रिएटिव कंटेंट लिख सकता है और जो कंपनी की ब्रांडिंग में हेल्प करेगा। पहले तो बॉस ने सोचा कि यह सिर्फ एक एक्सक्यूज है, लेकिन जब अर्णव ने अपने आइडिया शेयर किए और बताया कि कैसे यह कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, तो सरप्राइजिंगली बॉस ने उसकी बात मान ली। साउंड इंटरेस्टिंग, राइट अर्णव? अगर तुम कंपनी के लिए भी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट कर सकते हो तो तुम्हें फ्लेक्सिबल मिल सकती है। लेट्स ट्राई इट फॉर अ मंथ, बॉस ने कहा। यह उसकी पहली नेगोशिएशन थी जहां उसने सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचा, बल्कि दोनों पक्षों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन खोजा। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे समझ आ रहा है कि असली सक्सेस तब होती है जब सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे साथ बाकी लोग भी जीते। अर्णव को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि असली सक्सेस सिर्फ इंडिविजुअल अचीवमेंट में नहीं आती, बल्कि रिलेशनशिप्स और कम कनेक्शन को सही तरीके से मैनेज कैसे करें उसे मिलती है। उसने थिंक विन विन के जरिए कोलैबोरेशन और म्यूचुअल बेनिफिट को समझा, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग थी, असली कनेक्शंस। वह अब भी कई बार आर्ग्यूमेंट में फंस जाता था, खासकर ऑफिस में। जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो वह अपनी बात समझाने की जल्दी में रहता, बजाय उसकी कि उसके सामने वाले की बात को पूरी तरह सुने। उसे लगता था कि अगर वह लॉजिकल है और सही बोल रहा है तो लोग नेचुरली उसकी बात मान लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। घर पर भी कुछ सिमिलर इश्यूज थे। उसके पापा जब भी कोई एडवाइस देते तो उसे लगता था कि वह आउटडेटेड सोच रहे हैं। वह अपनी बात साबित करने में लग जाता था, लेकिन कभी यह समझने की कोशिश नहीं करता कि उनके नजरिए से चीजें कैसे दिख रही है। एक दिन जब उसने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स को फिर से खोला तो अगला लेसन था, सबसे पहले समझने की कोशिश करो, फिर समझे जाने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग सुनने की कोशिश नहीं करते, वे सुनने की कोशिश करते हैं ताकि वे उत्तर दे सके। अर्णव ने यह लाइन 2 बार पढ़ी। उसे लगा कि उसके ऊपर पूरी तरह फिट बैठ रही थी। वह खुद को एक अच्छा कम्युनिकेटर समझता था, लेकिन क्या सच में वह दूसरों को समझने की कोशिश कर रहा था या फिर बस जवाब देने की जल्दी में था? अगले कुछ दिनों तक उसने खुद को ऑब्जर्व किया। जब भी कोई उससे बात करता वह अपने दिमाग में रिप्लाई तैयार करने लगता, बजाय उसके कि सामने वाले की पूरी बात सुने। अब उसने एक नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। वो पहले पूरी तरह से सुनने की कोशिश करेगा, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए। पहला मौका ऑफिस में ही मिला। एक दिन उसकी टीम में एक जूनियर विकास उसके पास आया और बोला, भाई मुझे लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजी में कुछ इश्यू है। पहले वाला अर्णव तुरंत ही अपना डिफेंस मोड ऑन कर देता, नहीं स्ट्रेटेजी सही है, तुम शायद पूरी तरह समझे नहीं हो। लेकिन इस बार उसने अपनी कॉन्शियसली खुद को रोक लिया। उसने पूछा, क्या इश्यू लग रहा है तुम्हें? विकास ने कुछ हिचकिचाहट के बाद समझाना शुरू किया कि कैसे उनकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव नहीं होगी और कुछ इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। पहली बार अर्णव ने खुद को सिर्फ सुनने पर फोकस करते हुए पाया, बिना बीच में टोकने, बिना काउंटर आर्ग्यूमेंट देने। जब विकास ने अपनी बात पूरी कर ली तब अर्णव ने सोचा, शायद यह सच में एक वैलिड पॉइंट है, तुम्हारी बात में दम है। अर्णव ने कहा, चलो इस पर कुछ और सोचते हैं और कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। विकास का चेहरा ब्राइटनर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अर्णव उसकी बात को इतनी सीरियसली लेगा। यह पहली बार था जब अर्णव ने महसूस किया कि सिर्फ सुनने भर से ही लोगों के साथ उसका रिश्ता बेहतर हो सकता है। घर पर भी उसने यह टेक्निक अपनाई। एक रात जब उसके पापा फिर से करियर और स्टेबिलिटी को लेकर बात करने लगे तो इस बार अर्णव ने रिएक्ट करने की बजाय पहले उन्हें पूरा सुना। बेटा, मैं बस यह चाहता हूँ कि तू फाइनेंशियली एक्सप्रेस हो। इस बार उसने कामली जवाब दिया, पापा मैं आपकी कंसर्न को समझता हूँ। आप नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसी चीज में अपना टाइम लगाऊं जो फ्यूचर में रिस्क बन जाए, लेकिन मैं उसे वेल प्लान तरीके से कर रहा हूँ। जॉब मेरी प्रायोरिटीज रहेगी, लेकिन मैं राइटिंग को भी स्लोली बिल्ड करूंगा। उसके पापा पहली बार शांत दिखे।
अगर तूने सब सोच रखा है तो ठीक है, मुझे बस यह देखना था कि तुम बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम तो नहीं उठा रहे। पहली बार अर्नव को लगा कि रियल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपनी बात रखना नहीं होता, बल्कि सामने वाले के इमोशंस और पर्सपेक्टिव को समझना भी होता है। अब जब भी वह किसी के साथ बात करता तो वो फॉलो करता था, पहले समझो फिर समझाओ। धीरे धीरे उसने देखा कि लोग उसके साथ ज्यादा ओपनली बात करने लगे थे, उसके रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगे थे, और सबसे बड़ी बात, उसका खुद का एक पर्सपेक्टिव बड़ा हो गया था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं सोचता था कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है खुद को एक्सप्रेस करना। अब समझ आ रहा है कि असली कम्युनिकेशन तब होता है जब मैं पहले दूसरे इंसान को पूरी तरह समझो। अर्नव की जिंदगी अब पहले जैसे नहीं थी। उसने द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बहुत कुछ सीखा। प्रोएक्टिव, क्लैरिटी, प्रायोरिटी, कोलैबोरेशंस और एम्पैथेटिक लिसनिंग। लेकिन असली सवाल यह था, क्या यह सब असल जिंदगी में उसे पूरी तरह बदल पाएगा? अब तक उसने हैबिट्स को इंडिविजुअली समझा था, लेकिन क्या यह सब मिलकर उसकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते थे? एक दिन ऑफिस में एक बड़ा इश्यू हो गया। उनकी कंपनी का एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट डील से पीछे हट रहा था। मैनेजमेंट ने पूरी टीम को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया। हमारे पास 2 ऑप्शन है, बॉस ने कहा, या तो हम एग्रेसिव नेगोशिएशंस करें और क्लाइंट को किसी भी तरह रोके, या फिर हम इसे जाने दें और नए क्लाइंट्स पर फोकस करें। पूरी टीम हीटेड डिस्कशन में लग गई। कोई कह रहा था कि फोर्सफुली नेगोशिएशन करनी चाहिए, कोई कह रहा था कि डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। अर्नव भी सोच में पड़ गया। पहले वाला अर्नव शायद तुरंत कोई लॉजिकल आर्गुमेंट देता, लेकिन अब वह सिर्फ फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड को फॉलो कर रहा था। उसने क्लाइंट की पर्सपेक्टिव के सोचने की कोशिश की। अगर वह पीछे हट रहे तो उनके लिए भी कोई जेन्युइन इश्यू होगा। क्या हम क्लाइंट से प्रॉपरली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी असली प्रॉब्लम क्या है? अर्नव ने पूछा। बॉस ने चौंक कर उसे देखा। मतलब हम सिर्फ अपनी तरफ से सोच रहे हैं, शायद उन्हें कोई फाइनेंशियल या स्ट्रेटेजिक इशू हो। क्या हमने उनसे एम्पैथेटिकली बात करने की कोशिश की? बॉस ने कुछ देर सोचा और फिर अर्नव से कहा, तुम्हें क्या लगता है ऐसे केस में कैसे अप्रोच करना चाहिए? अर्नव ने सजेस्ट किया कि एक मीटिंग में सेटअप की जाए जहां वे क्लाइंट की कंसर्न को पहले समझने की कोशिश करें, फिर सोल्यूशन प्रपोज करें। अगले दिन क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई। जब टीम ने पहली बार उनकी कंसर्न को सुनी तो पता चला कि उनका बजट कट गया था और वो डील अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो क्या यह परमानेंट डिसीजन है? अर्नव ने पूछा। नहीं, लेकिन अभी के लिए हमें रोकना पड़ेगा। क्लाइंट ने, अगर हम आपको कुछ फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन दे और कुछ कस्टमाइजेशंस करें तो क्या आप डील रिकंसिडर करेंगे? क्लाइंट ने सोचा और बोला, अगर ऐसा हो सकता है तो हम इंटरेस्टेड होंगे। मीटिंग खत्म होते ही बॉस ने अर्नव की तरफ देखा। दिस वाज स्मार्ट। हम एग्रेसिव टैक्टिक्स अपना सकते थे, लेकिन क्लाइंट्स फिर कभी शायद वापस नहीं आता। अब हमारे पास एक बेटर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मौका है। अर्नव को पहली बार एहसास हुआ कि ट्रू सक्सेस सिर्फ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से नहीं, बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग से आती है। घर पर भी चीजें बदलने लगी थी। अब जब उसके पापा उसे करियर के बारे में बात करते तो वह पहले उन्हें पूरी तरह सुनता। उसने अपनी जॉब और राइटिंग के बीच बैलेंस बना लिया था। एक दिन रात को पापा ने उसे बुलाया और कहा, तू सच में बड़ा हो गया है बेटा। पहले तुझसे बात करना मुश्किल लगता था, लेकिन अब लगता है कि तू सच में समझता है। यह सुनकर अर्नव को खुशी हुई। शायद पहली बार उसे लगा कि उसने सिर्फ अपनी करियर में नहीं, बल्कि अपने रिश्तों में भी ग्रोथ की है। कुछ महीनों बाद अर्नव को पहली किताब पब्लिश हो गई। यह उसके लिए एक बड़ा मोमेंट था। उसने सिर्फ किताब नहीं लिखी थी, बल्कि खुद को एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म किया था। जब उसकी किताब लॉन्च हुई तो उसके दोस्त, परिवार और ऑफिस के लोग सब मौजूद थे। लॉन्च के बाद जब वह अपनी किताब को हाथ में लेकर बैठा तो उसने किताब के आखिरी पेज पर लिखा, सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि सही माइंडसेट और सही हैबिट्स का रिजल्ट होती है। अर्नव की जर्नी अब अपने अंतिम मुकाम पर थी। उसने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बहुत कुछ सीखा था। हर आदत ने उसे एक नया पर्सपेक्टिव दिया, जिससे उसकी लाइफ में बदलाव आया। लेकिन क्या यह बदलाव सिर्फ टेम्पररी था या उसने सच में एक नई सोच को अपना लिया था? आज जब अब वह अपनी पहली किताब के लॉन्च इवेंट में बैठा था तो उसके दिमाग में पिछले कुछ महीनों में यादें घूम रही थी। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हर स्टेप पर उसने कुछ ना कुछ सीखा था। बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी खुद लो। पहली चीज जो उसने सीखी थी वह थी बी प्रोएक्टिव, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाना। पहले वह हमेशा एक्सटर्नल सिचुएशंस को ब्लेम करता, कभी ऑफिस, कभी फैमिली, कभी एक्सपेक्टेशन, कभी टाइम। लेकिन जब उसने समझा कि वह खुद चूज कर सकता है कि किसी सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करना, तो चीजें बदल गई। अब जब भी कोई चैलेंज आता है वह एक्सक्यूज नहीं बनाता, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढता।
यही माइंडसेट चेंज उसकी ग्रोथ का पहला कदम था। दूसरा, बिगिन विद द एंड इन माइंड, मतलब स्पष्ट लक्ष्य तय करो। उसके बाद उसने बिगिन विद द एंड इन माइंड को अपनाया। पहले वह बिना किसी क्लियर गोल से काम करता था, लेकिन फिर उसने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए। उसने खुद से पूछा, मैं आखिर चाहता क्या हूँ। जब उसने एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखा तो उसे क्लैरिटी मिली। उसे समझ आया वह सिर्फ जॉब में सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि राइटिंग को अपने पेशेंस के रूप में ग्रो करने के लिए मेहनत कर रहा है। उसने छोटे छोटे स्टेप्स बनाए और धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन सेट की। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जरूरी चीजों को प्राथमिकता दो। जब गोल्स क्लियर हो गए तो अगला स्टेप था पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो सबसे जरूरी है उसे पहले करो। पहले वो रैंडम चीजों में टाइम वेस्ट करता था, लेकिन अब उसने अपनी प्रायोरिटी सेट करी। उसने सीखा कि अर्जेंट काम हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होते और इम्पोर्टेंट काम हमेशा अर्जेंट नहीं होते। उसने अपनी एनर्जी और टाइम को स्मार्टली मैनेज करना शुरू किया। राइटिंग, जॉब और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना उसके लिए आसान हो गया। थिंक विन विन, सबके लिए फायदेमंद समाधान खोजो। धीरे धीरे उसने यह भी समझा कि सक्सेस सिर्फ कंपटीशन नहीं है, सब साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। थिंक विन विन ने उसे सिखाया कि म्यूचुअल बेनिफिट को प्राथमिकता देना ज्यादा बेहतर होता है। ऑफिस में जब उसने अपनी टीम को इन्वॉल्व किया तो पूरी टीम इंप्रूव हुआ। घर में जब उसने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव को समझा तो उनके साथ उसका बंड मजबूत हो गया। सिर्फ फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझो फिर समझाओ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उसने फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड को अपनाया। पहले वह हमेशा अपनी बात साबित करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने एम्पैथेटिक लिसनिंग को अपनाया। इस बदलाव से उसकी रिलेशनशिप में गहरा फर्क पड़ा। ऑफिस में जब उसने जूनियर कलीग की बात सुनी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। घर में जब उसने पापा को पहले समझने की कोशिश की तो उनकी एक्सपेक्टेशन और फियर उसे ज्यादा क्लियर हुई। अंतिम बदलाव एक नई सोच। जब अर्णव अपनी किताब को हाथ में लिए लॉन्च इवेंट में बैठा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ हैबिट्स नहीं सीखी थी, उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया था। जब लोगों ने उससे पूछा तुम्हारी सबसे बड़ी सीख क्या रही, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि सही माइंडसेट और सही हैबिट्स का रिजल्ट होता है। यह उसकी जर्नी का अंत था, लेकिन एक नए सफर की शुरुआत भी थी। अर्णव अपनी किताब के लॉन्च इवेंट में बैठा। चारों तरफ उसके दोस्त, परिवार और ऑफिस के लोग थे। स्टेज पर उसकी पहली किताब रखी थी, एक ऐसी किताब जिसे लिखने का सपना उसने बहुत पहले देखा था, लेकिन अब जाकर पूरा हुआ था। वह सोचने लगा कि अगर उसने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स नहीं पढ़ी होती तो शायद आज वह यहाँ नहीं होता। किताब ने उसे सिर्फ बेहतर इंसान बनने में मदद नहीं की थी, बल्कि उसे खुद को समझने और जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का तरीका सिखाया था। उसने उन आदतों को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारा और उन पर अमल किया। पहला सबक था बी प्रोएक्टिव, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। पहले जब भी कोई दिक्कत आती वह बाहरी चीजों को ब्लेम करता, कभी टाइम की कमी, कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशन। लेकिन फिर उसने सीखा कि असली बदलाव तब आता है जब हम हमारी हालत को दोष देने की बजाय उन पर अपना कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं। उसने छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पर काम करना और हर सिचुएशंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह का देखना। दूसरा सबक था बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी जिंदगी में स्पष्टता लाना। पहले वह बस हर दिनों को जैसे तैसे निकाल रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ। उसने एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखा जिसमें उसकी वैल्यूज, गोल्स और लॉन्ग टर्म विजन था। यह स्टेटमेंट उसे हर दिन रिमाइंड कर रहा था कि उसे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। अब उसके पास सिर्फ सपने नहीं थे बल्कि उन्हें पूरे करने का एक प्लान भी था। अब डायरेक्शंस क्लियर हो गई थी तो अगला चैलेंज था सही प्रायोरिटी सेट करना। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसने सिखाया कि सिर्फ अर्जेंट चीजों पर नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना जरूरी है। पहले वह छोटी छोटी चीजों में उलझा जाता था जिससे उसकी राइटिंग और सेल्फ ग्रोथ के लिए टाइम ही नहीं बचता था। लेकिन जब उसने अपनी प्रायोरिटी सेट की तो उसने जाना कि सही प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट से हर काम को बैलेंस किया जा सकता है। धीरे धीरे उसने समझा कि जिंदगी सिर्फ पर्सनल सक्सेस के बारे में नहीं है बल्कि यह इस बारे में भी है कि हम दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। थिंक विन विन। उसने उसे सिखाया कि कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन जरूरी है। जब उसने दूसरों के साथ काम करने के लिए नए तरीके अपनाए तो उसने देखा कि कैसे पॉजिटिव माइंडसेट से रिश्ते और भी मजबूत हो सकते। लेकिन सबसे बड़ा तब आया जब उसने सिर्फ फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड का काम किया। पहले वह हर कन्वर्जेशन में अपनी बात साबित करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसने एम्पैथेटिक लिसनिंग को अपनाया। उसने दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस और पर्सपेक्टिव को समझना शुरू किया। इससे उसकी रिलेशनशिप और भी बेहतर हुई
घर पर, ऑफिस में, दोस्तों के साथ। अब जब वह अपनी किताब की तरफ देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ किताब नहीं लिखी थी, उसने अपनी जिंदगी में हर पहलू को बेहतर बनाया था। यह सफर सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस तक सीमित नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान बनने का था जो अपनी जिंदगी को बेहतर समझता था, जो अवेयर था, जो खुद को और दूसरों को समझने की कोशिश करता था। इवेंट में जब उससे पूछा गया, अगर तुम एक लाइन में अपने सबसे बड़ी सीख बताओ तो वह क्या होगी, अहनव ने मुस्कुराया और जवाब दिया, सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि सही माइंडसेट और सही हैबिट्स का रिजल्ट होती है। आज उसकी किताब की लॉन्च हो रही थी, लेकिन यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी। उसकी जर्नी अभी भी जारी थी और शायद यह सफर कभी खत्म होने वाली ही नहीं थी। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आज की किताब से आपने क्या सीखा, और ऐसे ही किताबों का सार और देसी उपाय रोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर किताब एक विचार देती है और हर उपाय जिंदगी में बदलाव लाता है। मिलते हैं अगली किताब और एक नए उपाय के साथ। तब तक सोचिए, सीखिए और बदलते रहिए।